हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। इम्बाइब क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों, वो कौन सा है? जेनेटिक्स। ठीक है, अब जितने बच्चे क्लास 12th वाले हैं बच्चों, आपको मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर जो कि क्या है, जेनेटिक्स है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, एक बार हम शुरुआत कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बुलाते हैं, वो पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देने वाला हूं। ठीक है, तो जितने बच्चों को क्लासेस देखनी है तो फटाफट से क्या करना है बच्चों, नीचे लाइक बटन है, प्लीज गो अहेड एंड क्लिक ऑन दैट लाइक बटन। एंड जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर क्या है बच्चों, एक बेसिक चैप्टर है। क्लास 10th में भी आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, जूनियर क्लासेस से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं और फाइनली हम इसको क्लास 12th में काफी डिटेल में, काफी अच्छे तरीके से, काफी हायर लेवल तक इसको हम समझते हैं। तो ये एक मैं कहूंगा, इट्स नॉट अ टफ चैप्टर, इट्स नॉट अ इजी चैप्टर, इट्स अ मॉडरेट चैप्टर। ठीक है, जिसके अंदर हम सबसे पहले हम मेंडल भाई साहब के बारे में जानेंगे। तो लेट्स गो अहेड and start our today's lecture with my name. मेरा नाम है सलमान अनवर खान. I will be teaching you botany in this entire segment. I've been teaching botany from the past 8 years. 8+ years से बच्चों में बॉटनी पढ़ाते हुए आ रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो, चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो, हर सेगमेंट में बच्चों मैंने पढ़ाया है। तो फटाफट से क्या करना है बच्चों, लाइक करना है। एंड अगर मेरी क्लासेस को आपको क्या करना है बच्चों, अगर मेरी क्लासेस को लाइव देखना है तो इम्बाइब ऐप डाउनलोड कर लें। एंड चलते हैं बच्चों अपने इस लेक्चर की तरफ रुख करते हैं और शुरुआत करेंगे आज के इस लेक्चर को। ठीक है, तो हमें शुरुआत करनी है किससे, आज के लेक्चर का। आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को हम इन शॉर्ट अगर हम देखें, बहुत लोग बहुत जगहों पे इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज जेनेटिक्स। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल दिस सेगमेंट, दिस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सेगमेंट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक्स वाला सेगमेंट, इसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो कॉल दिस सेगमेंट एज जेनेटिक्स। तो ये है क्या, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सिंपल एज दैट। ठीक है, व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है बच्चों, ये जो अगर हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है बच्चों, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। जेनेटिक्स क्या है बच्चों, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of inheritance and variation. It's a branch of science which deals with the study of inheritance and variation. इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, जेनेटिक्स बुलाते हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, व्हाट इज जेनेटिक्स, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, जेनेटिक्स बुलाते हैं। तो अब इसमें मेन दो टॉपिक आ जाते हैं। सर व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मतलब क्या है। ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन होता क्या है सर, ये समझा दीजिए हमें पहले। तो उससे पहले हम कुछ और बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे, वो क्या, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है बच्चों, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेबल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली नहीं बोला जाता अरे ये देखो ये लड़का हमारे ऊपर गया है, ये लड़की हमारे ऊपर गई है। वही होता ना कि जब कुछ अच्छा होता है तो मम्मी बोलती है कि अरे ये देखो मेरे ऊपर गया है, पापा बोलते हैं देखो बच्चा मेरे पे गया। अगर कुछ गलत होता है तो बोल देते मम्मी पे गया। तो ये गया है का मतलब क्या है, दिस मींस गया है का जो हमारे उसमें बोला जाता है, इट्स जस्ट नथिंग बट द कैरेक्टर्स। सो बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन द कैरेक्टर्स आर मूव्ड फ्रॉम। ठीक है, द कैरेक्टर्स आर मूव्ड फ्रॉम द पेरेंटल। जैसे कि आपका ये फर्स्ट जनरेशन है, आपकी पेरेंटल जनरेशन है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन आपके पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स मूव करते हैं किसके ऊपर, ऑफस्प्रिंग के ऊपर ये कैरेक्टर्स मूव करते हैं, मतलब आपके ऊपर। ठीक है, प्रोजेनीज के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, प्रोजेनीज के ऊपर क्या होते हैं, ये कैरेक्टर्स मूव करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं बच्चों, आपकी कैरेक्टर्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, इसी को ये जो कैरेक्टर्स हैं यहां पे, ये जो कैरेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, आपके ट्रेड्स हैं। जैसे कि बाल का कलर, हाइट, ठीक है, हाइट, बोलने का तरीका, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, पैटर्न, फेस शेप, जो कि हमारे मदर एंड फादर के थ्रू, हमारे पैटर्नल साइड एंड मैटरनल साइड से हमें मिलता है। ठीक है, अब आता है वही चीज जेनेटिक्स की डेफिनेशन, इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या है बच्चों, इट्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये क्या बच्चों, आपके बेसिस हेरिडिटी के, एंड बाय दिस प्रोसेस ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम, कैसे ट्रेट्स पास कर रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग।
ठीक है। अब इस ट्रेड्स पास होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा रीजन है आपका जो इनहेरिटेंस में जो ट्रेड्स पास हो रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल किस चीज का होता है, आपके गेमीट्स का होता है। अभी जो हमारे गेमीट्स है, लेट्स सपोज ये आपके पेरेंटल अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो पेरेंट्स के जो मेन टेस्टिस कैसे होते हैं बच्चों, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, उसके वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। ठीक है, और उनके ओवरीज भी कैसे होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। अब इनके अंदर में क्या होता है बच्चे, मियोसिस होगा, इनसाइड देम द मियोसिस विल अकर, और इस मियोसिस से क्या बनता है बच्चे, आपके हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अवर टेस्टिस एंड ओवा, सॉरी स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, इससे आपका हेप्लॉइड जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अवर स्पर्म एंड ओवा। अब यही फ्यूज करता है इनसाइड द फीमेल बॉडी टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। यही फ्यूज करके क्या बनाएगा, एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा, और यही डिप्लॉयड जाइगोट क्या बनाएगा बच्चों, एम्ब्रियो बनाएगा, and then this embryo is going to form the new individual. Yes or no? This is a zygote. ये इससे आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जाइगोट से एम्ब्रियो, और फाइनली आपका न्यू इंडिविजुअल। तो मेन यहां पे इस स्टेप के अंदर में सारा खेल, जो पूरा का पूरा खेल हो रहा है बच्चों, वो इस स्टेप के अंदर में हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स हो रहे हैं। इस स्टेप के अंदर में क्या हो रहा है बच्चों, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, मतलब ओवर हियर वी आर गोइंग टू मिक्स अवर जेनेटिक ट्रेट्स। हमारा यहां पे क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक्स जीन्स यहां पे डिसाइड हो रहे हैं बाय कंबाइनिंग। यहां पे आपस में क्या करेंगे बच्चों, जीन्स का मिक्सअप होगा, यहां पे जीन्स क्या करते हैं बच्चों, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ जीन्स आर अकरिंग, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स आर अकरिंग ओवर दिस स्टेप। ठीक है, इससे आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर आपका एम्ब्रियो एंड देन न्यू इंडिविजुअल। तो आपके जेनेटिक्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या हो जाता है बच्चे, आपका मियोसिस हो जाता है। द क्वांटिटी ऑफ जीन पूल इज मेंटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। जीन आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। वेरिएशन क्या है, सो वेरिएशन इज व्हाट, इट इज द डिग्री ऑफ चेंज बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स। अगर मैं वेरिएशन की डेफिनेशन लिखूं, अगर मैं यहां पे वेरिएशन की डेफिनेशन लिखूं, व्हाट इज अ वेरिएशन, अगर मैं यहां पे वेरिएशन की डेफिनेशन लिखूं, वेरिएशन क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ चेंज बिटवीन द प्रोजेनीज। ठीक है, आपके डिग्री ऑफ चेंज, इट्स द डिग्री ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ चेंज विद इन द प्रोजेनीज। द डिग्री ऑफ चेंज विद इन द प्रोजेनीज इज कॉल्ड एज द वेरिएशन। इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वेरिएशन बुलाते हैं। डिग्री ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज आपका कोई बड़ा भाई है, ठीक है, आपका कोई बड़ा भाई और आप हो, आप दोनों लोग सिमिलर नहीं। आपका कोई छोटी बहन है या आप हो, तो आप दोनों लोग सिमिलर नहीं। दो भाई भाई, दो बहन बहन कभी भी सिमिलर नहीं होते। एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द मियोसिस हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द पैकेटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। तो इनकी वजह से क्या होता है बच्चों, हमारे सब के अंदर में वेरिएशन। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, डॉग्स। ठीक है, एवरी डॉग हैज अ न्यू पैटर्न, every dog has a different pattern. If you will go and check, you will not find a single dog with a similar pattern. कहीं ना कहीं डिग्री, मतलब आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की भी जरूरत पड़ सकती है। नहीं कि सर ये डॉग और ये डॉग तो मुझे एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहा है, नहीं बेटा, कुछ ना कुछ का डिग्री ऑफ वेरिएशन होगा। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट हो लेकिन होगा जरूर। ठीक है, आपको वो ही पकड़ना होता है। ठीक है, सो वेरिएशन एग्जिस्ट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज। वेरिएशन इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये आपका किसकी वजह से हो रहा है बच्चे, आपके क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, एज वेल एज एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से होता है ये। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ बेसिक डेफिनेशंस अबाउट द आपके जेनेटिक्स। ठीक है, ये आपके कुछ कुछ छोटे छोटे बेसिक जेनेटिक आपके डेफिनेशंस थे। अब मेन क्वेश्चन है इसमें, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? सिंपल एज दैट। ठीक है सर, मैं हम जेनेटिक्स समझ गए। तो जेनेटिक्स पे सबसे ज्यादा काम किसने किया था? अगर हम लिखें यहां पे द फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज अगर हम इधर फादर ऑफ जेनेटिक्स देखें तो वो कौन है बच्चे हमारे? ग्रेगोर जॉन मेंडल। Who is the father of genetics? We have Gregor John Mendel is the father of genetics. ठीक है, कौन है? ग्रेगोर जॉन मेंडल है बच्चों आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स। एंड वहीं पे who is the एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पे किसने काम किया था बच्चों? एक और फादर आते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिसको हम मॉडर्न जेनेटिक्स के फॉर्म में भी लेते हैं। वो कौन है बच्चे आपके? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, TH मॉर्गन भी बुलाते हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड डू, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और कुछ आपको छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूं ये क्वेश्चन के फॉर्म में। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड
वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेगमेंट में आंसर करेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे एंड कमेंट सेगमेंट में आंसर करेंगे। अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड हेरिडिटी कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स या साइटोलॉजी। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके कमेंट सेगमेंट में आंसर करेंगे। एक और क्वेश्चन है, देयर इज वन मोर क्वेश्चन टू फॉर यू गाइस। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद वेरिएशन, इनहेरिटेंस, बोथ ए एंड बी, a study of characters. Quickly guys answer. कमेंट में वीडियो को पॉज करें एंड आंसर कर देंगे अब तक फटाफट से। अब हम बात करते हैं बच्चों आगे चैप्टर के, अगर रुक करते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा जेनेटिक्स यूनिट है बच्चों, ये जो इंटायर जेनेटिक्स यूनिट है, दिस इंटायर जेनेटिक्स यूनिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये जो पूरा जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। बिकॉज ये जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया है? आपके ग्रेगोर जॉन मेंडल ने प्ले किया। ठीक है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हमारे पास उन्हीं के नाम पे एराज बने हैं। प्री मेंडेलियन एरा मतलब मेंडल से पहले क्या क्या काम हुआ, मेंडेलियन एरा एंड पोस्ट मेंडेलियन एरा। ठीक है, तो 3 एराज हैं हमारे पास यहां पे। वी हैव 3 एराज ऑफ जेनेटिक्स। वी हैव प्री मेंडेलियन एरा, वी हैव प्री मेंडेलियन एरा। प्री मेंडेलियन एरा में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, मतलब मेंडल से पहले क्या क्या लोगों के अंदर सोच थी। अब आप बोलोगे सर ये सिलेबस में नहीं, हाँ बेटा ये सिलेबस में नहीं है, आपके एवोल्यूशन में थोड़ा बहुत है ये, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो बस मैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जिन जिन बच्चों को नहीं याद करना है मत याद करो। अगर आप याद करोगे तो आपको एवोल्यूशन चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, जब आप एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ये हेल्प मिलेगी। ठीक है, प्री एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में है ये एवोल्यूशन में आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन जेनेटिक्स में इस वक्त आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। फिर आता है क्या, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो कि आपको पढ़ना है। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो आपको ये भी पढ़ना है। ठीक है, वी हैव प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन, ठीक है, एंड देन वी हैव पोस्ट मेंडेलियन एरा, कि मेंडल के मरने के बाद क्या क्या काम हुआ। ठीक है, तो हमारे पास 3 एराज हैं यहाँ पे, प्री मेंडेलियन, पोस्ट मेंडेलियन एंड मेंडेलियन एराज। ठीक है, तो अब अगर हम मेंडेलियन एरा की बात करेंगे तो मेंडेलियन में मेंडल का काम है, पोस्ट मेंडेलियन उनके डेथ का काम के बाद का काम, और प्री मेंडेलियन में मेंडल के पहले क्या काम हुआ था। तो हम सबसे पहले प्री मेंडेलियन एरा से ही शुरुआत करें। तो देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये सिर्फ कहानी के फॉर्म में सुन लो, ये आपके ज़ूलॉजी सेगमेंट में इन्वॉल्व होगा, लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ छोटी सी कहानी के फॉर्म में सुन लेंगे। सो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है, इन दिस द मेल बॉडी प्रोड्यूस्ड सम सॉर्ट ऑफ वॉइस। तो सबसे पहले एक थ्योरी है, कौन सी? मॉइस्ट वेपर थ्योरी। द फर्स्ट थ्योरी इज अ मॉइस्ट वेपर थ्योरी। तो मॉइस्ट वेपर थ्योरी के अनुसार, मॉइस्ट वेपर थ्योरी किसने थी? पाइथागोरस। ठीक है, वही आपके पाइथागोरस मैथ्स वाले, क्योंकि उस टाइम पे मैथ्स बायोलॉजी में कोई बाइफिकेशन नहीं हुआ था इतना। सो इन दिस द मेल बॉडी प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ मॉइस्ट वेपर। उन्होंने क्या कहा, मेल बॉडी से आपके कुछ मॉइस्ट वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग क्वाइटस। ठीक है, आपके रिप्रोडक्शन के दौरान आपके मेल बॉडी से कुछ मॉइस्ट वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, विच हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, वो आपके फीमेल बॉडी के अंदर में क्या बना रहे हैं, वो एम्ब्रियो बना रहे हैं। ठीक है, फनी थिंग। नेक्स्ट क्या बच्चों, अरिस्टोटल ने एक ऐसी थ्योरी दी थी जो कि बहुत ही अनएक्सेप्टेबल थ्योरी, उस टाइम पे बहुत एक्सेप्ट हुई, बाद में इसका बहुत ही बेकार थ्योरी बोला गया था। सो रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी क्या है बच्चों, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से थोड़ा सा उन्होंने रिलेट कर दिया था। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी के अंदर में बेसिकली क्या हो रहा है, ही वॉज ऑफ द बिलीव दैट द बोथ मेल्स एंड फीमेल प्रोड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव ब्लड्स। उन्होंने क्या कहा कि बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों, मेल भी आपका रिप्रोडक्टिव ब्लड प्रोड्यूस कर रहा है और फीमेल भी क्या कर रही है बच्चे, आपका रिप्रोडक्टिव ब्लड प्रोड्यूस कर रही है, एंड मेल रिप्रोडक्टिव ब्लड वाज प्योर। उन्होंने क्या कहा, मेल जो होते हैं वो प्योर होते हैं, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ब्लड है वो क्या होता है, प्योर होता है, देन द फीमेल बॉडी, एंड व्हेन द टू रिप्रोडक्टिव ब्लड कोगुलेटेड टू फॉर्म द एम्ब्रियो। जब आपके ये 2 रिप्रोडक्टिव ब्लड फीमेल बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, कोगुलेट कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू कोगुलेट टू फॉर्म द एम्ब्रियो। इट वाज ड्यू टू द मेल्स प्योर ब्लड। ठीक है, मेल के प्योर ब्लड की वजह से, इट इज द बिकॉज ऑफ द मेल प्योर ब्लड दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेल कंट्रीब्यूटेड मोर देन द इम्प्योर ब्लड ऑफ द फीमेल। ठीक है, ये एक फनी थ्योरी थी जो कि वो बाद में रिजेक्ट कर दी गई थी, डोंट वरी। ठीक है, अभी ये थ्योरी हम फॉलो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो ये अरिस्टोटल भाई साहब की थ्योरी थी। फिर नेक्स्ट थ्योरी किसकी है बच्चे, आपकी परफॉर्मेशन थ्योरी है। ठीक है, परफॉर्मेशन थ्योरी है बच्चों, ये भी आपके जेनेटिक्स के पोर्शन में मिलेगी। सो इन दिस थ्योरी, organism already existed or was pre-formed in the eggs or sperm।
तो इस थ्योरी के अनुसार वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है आपके छोटे छोटे फॉर्म में, ठीक है, आपके छोटे छोटे फॉर्म में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, इन द एग्स और स्पर्म इन अ वेरी माइन्यूट फॉर्म कॉल्ड एज होमुनक्यूलस। उन्होंने क्या कहा, ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट है इन अ वेरी स्मॉल मैनर, जिसको हम क्या बुला रहे हैं, होमुनक्यूलस, व्हिच रिक्वायर्ड फर्टिलाइजेशन टू स्पीड अप इट्स ग्रोथ, जिसको बस फर्टिलाइजेशन की जरूरत है। मतलब आपके स्पर्म में एक छोटा सा आदमी बैठा हुआ है और एग में आपकी छोटी सी फीमेल बैठी हुई, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि आपके वो उसमें प्रेजेंट होते हैं और जो जीत जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। नो, इट्स यूजलेस थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस चार्ल्स डार्विन ने की थी। द फादर ऑफ एवोल्यूशन थ्योराइज्ड दैट मिनिएचर एंड इनविजिबल बॉडी पार्ट्स एग्जिस्ट इन द बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में कैसे हैं, छोटे छोटे इनविजिबल बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड में घूम रहे हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, गेम्यूल्स नाम दिया, ठीक है, उन्होंने गेम्यूल्स नाम दिया, एंड आर ट्रांसमिटेड टू सेक्स ऑर्गन, और वो हमारे हाथ से, आपके आंखों से, मुंह से वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स की तरफ से, ठीक है, दे आर ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स आवर सेक्स ऑर्गन्स एंड असेंबल्ड इन द गेमीट्स, और ये आपके गेमीट्स में जाके असेंबल हो रहे हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दीज गेमीट्स डेवलप इनटू नेचुरल बॉडी पार्ट, जो कि गलत है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये नेचुरल बॉडी पार्ट बना रहे हैं, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। तो ये सब जब थ्योरी चली रही थी, उस टाइम पे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट उठ के आए थे, जिनका नाम है क्या, आपके ग्रेगोर जॉन मेंडल, ठीक है। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट उठ के आए थे, ग्रेगोर जॉन मेंडल। मतलब उन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी में मैथ्स लाके अपना बायोलॉजी का देखने का नजरिया बदल दिया था, ठीक है। इसके ऊपर रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, पूरी की पूरी मेंडल की कहानी बताते हुए, ठीक है। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंटायर लाइफ स्टोरी ऑफ मेंडल। तो मैं थोड़ा सा अभी आपको फिर से बता देता हूं। मेंडल एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। ही वॉज अ पेजेंट, वो एक पेजेंट थे, फार्मर की फैमिली से थे और बहुत ही गरीब थे वो, ठीक है। लेकिन ये था कि वो बचपन से पैदाइशी होशियार थे, और वही था ना कि जब भी वो सैड होता था वो प्लांट के पास बैठ जाते थे। ये सब तो थ्योरीज हैं। बाय द एज ऑफ 11th, तो देखो पहले के जमाने में बच्चे, आपको अगर पढ़ाई करनी है, मतलब आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में नहीं थे चर्च, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको चर्च ज्वाइन करना होता था, ठीक है। इफ यू वांट टू स्टडी यू हैव टू ज्वाइन द चर्च, और चर्च की आपको एक्टिविटीज करनी है, सारे चर्च के काम करने, और साथ में आपको पढ़ाई करनी होती है। तो एट द एज ऑफ 11 ग्रेगोर जॉन मेंडल, अभी तो उनका नाम ग्रेगोर नहीं पड़ा था, जॉन मेंडल नाम था, ठीक है। तो जॉन मेंडल को उनके कुछ चर्च के फादर्स ने देखा और उन्होंने देखा ये तो बहुत ही होशियार लड़का है। तो एट द एज ऑफ 11 उनको क्या किया, बच्चों पढ़ाई के लिए भेज दिया, ठीक है। उन्होंने फिजिक्स पढ़ा, उन्होंने मैथ्स पढ़ा, उन्होंने बायोलॉजी पढ़ा, और फिर फाइनली एंड में जाके कई सारी यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद वो एंड में जाके एक फादर, मतलब एक चर्च में जाके फादर बन गए, ठीक है। जब उन्होंने चर्च में फादर बने तब जाके उनकी फाइनली, जिस कहते हैं ना, सारी लाइफ की मिजरी खत्म हुई। वहां पे वो फादर बने, उस चर्च में उनको एक कमरा मिला रहने को, और उसी चर्च के उसी कमरे के बाहर उनको एक गार्डन मिला। अभी भी आप जाओगे, अगर वो ऑस्ट्रिया जाओगे तो आपको वो गार्डन है अवेलेबल, वो चर्च है अवेलेबल जहां पे ग्रेगोर जॉन मेंडल रहते थे, वो कमरा अभी भी है, ठीक है। तो वहां को अभी भी हेरिटेज साइट लोगों ने बना रखा है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, उसी गार्डन में उन्होंने अपना सारा एक्सपेरिमेंट का काम शुरू किया था। सो मेंडेलियन इनहेरिटेंस की शुरुआत हुई थी आपके ग्रेगोर जॉन मेंडल से, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड बाय द ग्रेगोर जॉन मेंडल। अगर हम इस मेंडेलियन इनहेरिटेंस में उनका पूरा नाम देखें तो उनका पूरा नाम क्या है बच्चे, हमारा क्या है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। अभी जो ग्रेगोर जॉन मेंडल है, उनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। ही वाज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822। ही यूज्ड गार्डन ईडेबल पी। उन्होंने कौन से पी यूज किया था बच्चों, गार्डन के ईडेबल पी को यूज किया था, जिसको हम क्या बुलाते हैं, पाइसम सटाइवम बुलाते हैं। ही टुक 7 years फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने 7 साल एक ही प्लांट पे काम किया था, फ्रॉम द ईयर 1856 टू 1863। तो और वहीं से उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दिया था। फ्रॉम देयर ओनली ही हैज प्रपोज्ड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने वहीं से आपका पोस्टुलेट्स ऑफ इनहेरिटेंस दिया, एंड पेपर लिखा था कौन सा, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो कि पब्लिश हुआ था प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन द ईयर 1866 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। ही डाइड इन द ईयर 1884 विदाउट गेटिंग एनी रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पेपर को पब्लिश किया और उनके काम को बिल्कुल भी सराहा नहीं गया था, ठीक है। एंड उनकी मौत हो गई थी 1884 में विदाउट गेटिंग एनी रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, ठीक है। उन्होंने इतना सब काम किया, 7 साल एक ही प्लांट के ऊपर काम किया, और फिर उनको जब उन्होंने पेपर पब्लिश किया उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन के कुछ रीजंस थे। पहला क्या था, ही पब्लिश्ड दिस पेपर हैड लिमिटेड सर्कुलेशन, मतलब उसके बहुत ही कम कॉपीज बनी थी, उनको काफी कम स्पेस दिया गया था। एज वेल एज आपका जो नेक्स्ट पॉइंट क्या, ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया, उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक्स यूज किए
to explain the biological phenomena which was not acceptable by any of them. As well as एक और अगर मैं रीजन लिखूं यहाँ पे, एक और तीसरा रीजन मैं लिख देता हूं. तीसरा रीजन क्या था बच्चों यहाँ पे? he was not confident. He was not confident. वो कॉन्फिडेंट नहीं थे. He was not confident as he got failure in 2 crops. वो 2 क्रॉप्स में क्या पाए थे बच्चों? फेलियर पाए थे. कौन कौन से? हिरेसियम जिसको हम हॉकवीट बुलाते हैं, हिरेसियम जिसको हम हॉकवीट बुलाते हैं, और दूसरा क्या है? लबलब बीन्स. उनको फेलियर मिला था इन 2 क्रॉप्स के अंदर में. ठीक, गॉट फेलियर इन दीज 2 क्रॉप्स. कौन सा? हिरेसियम एंड लबलब बीन्स के अंदर में उनको क्या मिला था बच्चों? फेलियर मिला था. दैट्स व्हाई ही वाज नॉट सीरियस. उनको लग रहा था कि उनका काम शायद गलत हो सकता है, उनका काम का अप्रोच शायद गलत हो सकता है, तो ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट. लेकिन वही होता है ना भाई, हिस्ट्री सब बदलती है. तो लेटर ऑन उनके मौत के एग्जैक्ट 16 साल बाद, आफ्टर 16 ईयर्स लेटर, आफ्टर एग्जैक्ट 16 ईयर्स बाद, तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई उनका भूत आया था क्या? आफ्टर 16 ईयर्स, 16 ईयर बोले तो 1900, सन 1900. ठीक है, आफ्टर 16 ईयर मतलब बोले तो आपके 1900 सदी में, 1900 में उनके काम की रीडिस्कवरी हुई. हिज वर्क वाज रीडिस्कवर्ड. ठीक है, इन द ईयर 1900 उनके काम की रीडिस्कवरी हुई बाय 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन टेशमार्क. बाय 3 साइंटिस्ट. ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग ज्योग्राफी के कॉन्टिनेंट में रहते थे, मतलब अलग अलग एरियाज में रहते थे. वी हैव ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस, एंड आपका तीसरा कौन है बच्चों? एरिक वॉन टेशमार्क. तो इन्होंने क्या किया? इनके काम को रिडिस्कवर किया. किस किसने किया बच्चों? ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन टेशमार्क ने इनके क्या किया था बच्चों? काम को रिडिस्कवर किया था. एंड इनफैक्ट ह्यूगो डे व्रीज ने एक और बहुत यूनिक काम किया था. क्या? उन्होंने इनके काम को रीपब्लिश किया. ठीक है, ही रीपब्लिश्ड हिज वर्क. इनके काम को वापस पब्लिश किया, रीपब्लिश्ड इन फ्लोरा. एक फ्लोरा नाम की मैगजीन में उन्होंने इस काम को रीपब्लिश किया. ठीक है, इन ईयर 1901 में इनके काम को वापस रीपब्लिश कराया गया था. ठीक है, इन द ईयर 1901 में इनके काम को रीपब्लिश कराया गया था इन फ्लोरा. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपके जेनेटिक्स की खोज हुई एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस की शुरुआत हुई. तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में मेंडल ने किस पे काम किया था? मेन क्वेश्चन ये आता है, सर ये बताइए मेंडल ने क्या किया था? तो मेंडल भाई साहब ने क्या किया था? उनके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था? गार्डन पी प्लांट को लिया था. ठीक है, ही हैज सिलेक्टेड द गार्डन पी प्लांट. और गार्डन पी प्लांट सिलेक्ट करने के कई सारे रीजंस थे. ठीक है, पहला क्या था रीजन इसका? कि दिस प्लांट इज नाइदर टू बिग नॉर स्मॉल. ठीक है, ये प्लांट ना ही ज्यादा बड़े होते हैं. ठीक है, दीज प्लांट्स आर नाइदर टू बिग. ठीक है, ना ही ज्यादा बड़े हैं ना ही ज्यादा छोटे हैं. इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. इनके कैसे होते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, मतलब क्लोज्ड फ्लावर्स हैं ये. ठीक है, इनके क्लोज्ड फ्लावर्स हैं, मतलब ये कैसे होते हैं? दे हैव द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, क्लोज फ्लावर बोले तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन बोथ कैन बी डन. ठीक है, आपके सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन आराम से किया जा सकता है. लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ सिंगल क्रॉस. ठीक है, एक क्रॉस के दरमियान आपको कई सारे प्रोजेनीज बनाए जा सकते हैं. ठीक है, साइकिल, इनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है? काफी शॉर्ट होती है. फ्लावर्स कैसे? बाइसेक्सुअल एंड होमोगैमस है. इट हैज लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम. गार्डन पी प्लांट डज नॉट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, इनके बहुत ही ये इसी कारण की वजह से इनके प्लांट्स को सिलेक्ट किया गया था. ठीक है, और फिर इसके दरमियान उन्होंने क्या किया था? बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट दिया था. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जिसको बुलाते हैं. ठीक है, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दे दिया था. और उन्होंने क्या किया था? टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पिक किया था. ठीक है, ही पिक द टोटल 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने 7 या हम बोल सकते हैं 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने पिक किया, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग से वहीं से आ जाता है 7, या लिख लेते हैं चलो, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स.
7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने पिक किया था। सबसे पहला क्या पकड़ा उन्होंने, प्लांट हाइट पकड़ा। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर उन्होंने क्या पकड़ा, प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में चेक किया कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है। ठीक है, प्लांट की हाइट को चेक किया कि प्लांट टॉल है या छोटी हाइट में, शॉर्ट हाइट में या ड्वार्फ हाइट में। ठीक है, प्लांट इज टॉल और ड्वार्फ। सेकंड कैरेक्टर क्या पकड़ा उन्होंने, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है, एंगल ऑफ एक्सियल में बन रहा है या टॉप पे फ्लावर है। ठीक है, ये टॉप पे फ्लावर है, साइड में फ्लावर है। फ्लावर का कलर पर्पल है या व्हाइट है। ठीक है, फ्लावर का कलर पर्पल है या व्हाइट है। पॉड का कलर ग्रीन है या येलो है, मतलब जो फ्रूट, पॉड का मतलब क्या होता है, फ्रूट कलर इज ग्रीन और येलो। पॉड का शेप इन्फ्लेटेड, मतलब सूजा हुआ है या आपका क्या है, दानेदार फॉर्म में है। अब जो आपकी जो सीड है, मटर के जो दाने हैं वो येलोइश कलर के हैं या ग्रीन कलर के हैं, और जो मटर के दाने हैं गोल हैं या रिंकल्ड फॉर्म में है। तो उन्होंने इन सारे कैरेक्टर्स को पिक किया था। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, tall and dwarf, height of the plant, then flower position that is our axial and terminal, flower color that is purple and yellow white, pod color that is green color and yellow color, मतलब आपका हरा कलर का टमाटर बोल रहा मटर है या आपका येलोइश कलर का है। ठीक है, पॉड शेप की आपका मटर का जो वो बाहर से शेप है वो कैसा दिख रहा है, देन सीड कलर, मटर के दाने कैसे हैं, एंड सीड शेप मतलब मटर के शेप कैसा है। ठीक है, और उन्होंने उनके फिर टर्म्स भी दिए थे बाद में। ठीक है, फ्रॉम अ राइप सीड, स्मूथ एंड और रिंकल, कलर ऑफ सीड के लिए और एल्बुमिन येलो और ग्रीन, कलर ऑफ फ्लावर के लिए पर्पल एंड व्हाइट, फॉर्म ऑफ राइप सीड इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, कलर ऑफ अनराइपेंड सीड ग्रीन एंड येलो, पोजीशन ऑफ फ्लावर्स एक्सियल और टर्मिनल, लेंथ ऑफ स्टेम टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया था बच्चों, अलग अलग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने क्या किया था बच्चों, प्रेजेंट किया था, और गया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पेयर, मतलब अलग अलग लॉज दिए थे। तो उसके लिए बच्चों उन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट ऑफ एक फेमस किया, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम बुलाते हैं, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये जो आपके एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन है, इसके 3 मेन स्टेप उन्होंने देखे थे। ठीक है, उसके 3 मेन स्टेप रखे थे एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के। सबसे पहला मेन स्टेप क्या था आपका, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सबसे पहला मेन स्टेप क्या है बच्चे, आपके सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, कि अब ये पेरेंट्स कैसा है, टॉल है या ड्वार्फ है। ठीक है, पेरेंट कैसा है, या फिर ये टॉल है, ड्वार्फ है, व्हाइट है, येलो है, किस फॉर्म में, व्हाइट है या पर्पल है। ठीक है, किस फॉर्म में आपका पेरेंट है। आपने पहले क्या किया बच्चों, सबसे पहले आपका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सब फर्स्ट स्टेप हो गया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। ठीक है, मतलब उन्होंने सबसे पहले क्या कराया, इसके अंदर में सेल्फिंग कराई। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कराया उन्होंने। नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन तो एंड में आता है ना, एक सेकंड। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने फिर क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया इनके बीच में। हाँ, पेरेंट्स के बीच में उन्होंने क्या किया, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया। पॉलिनेशन भी ना बोल के हम बोलेंगे, वी विल कॉल देम एज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये आर्टिफिशियली तरीके से हुआ था। ठीक है, आर्टिफिशियली तरीके से हुआ था, जिसके अंदर में अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है, दिस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में। वी हैव इमैस्कुलेशन। पहला स्टेप क्या है बच्चे, आपका इमैस्कुलेशन है। The first step is emasculation, the second step is bagging. Second step क्या है बच्चे, आपका bagging है। थर्ड स्टेप क्या है बच्चे, आपका debagging है। ठीक है, बैगिंग, डीबैगिंग। फोर्थ स्टेप क्या है बच्चे, आपका बैगिंग, फिर डीबैगिंग, हाँ, डस्टिंग एंड देन रीबैगिंग। Dusting, and the fifth step is the rebagging. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने टोटल 5 स्टेप किए थे इसके अंदर। इमैस्कुलेशन, बैगिंग। इमैस्कुलेशन में मतलब क्या किया कि बच्चों अगर आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उससे क्या किया, हमने मेल पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया। वी हैव रिमूव्ड द मेल सेगमेंट। ठीक है, हमने क्या कर दिया गाइस, उसमें से मेल सेगमेंट को क्या कर दिया बच्चों, कट करके रिमूव कर दिया, इसको हम इमैस्कुलेशन बुलाते हैं। फिर आता है बैगिंग, हमने उस फ्लावर को, जो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर था, उसको एक बटर पेपर से कवर अप कर दिया। डीबैगिंग, फिर हमने खोला और फिर आपके मेल फ्लावर को लेके उसके ऊपर डस्टिंग कर दिया और फिर बंद कर दिया। तीसरा स्टेप क्या था बच्चे, आपका सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग जिसको हम बुलाते हैं। और ये सब करने के बाद उन्होंने क्या किया था बच्चों, इस तरीके से टोटल 3 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। टोटल 3 फॉर्म के आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दे दिए थे। टोटल 3 दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करें तो उन्होंने क्या देखा
कि जब हम एक पेरेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने पेरेंट लिया, उन्होंने क्या देखा, जब हमने एक पेरेंट लिया, कौन सा पेरेंट लिया गाइस, हमने पेरेंट लिया, एक टॉल पेरेंट लिया और दूसरा पेरेंट लिया ड्वार्फ। उन दोनों को हमने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। ठीक है, उन दोनों को हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया जी के। हमने जब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया तो उन्होंने जो उसकी पहली जनरेशन F1 जनरेशन देखी तो उन्होंने क्या पाया, सारे के सारे प्लांट टॉल थे। उन्होंने क्या पाया, सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। तो उन्होंने अज्यूम क्या किया कि ये जो टॉल का है, ये क्योंकि भाई जीन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में हैं, तो उन्होंने क्या अज्यूम किया कि जो जीन्स हैं इसके पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट है क्योंकि इसकी सारी जनरेशन टॉल जा रही है, और ये कैसा है, रिसेसिव, ये आपके स्मॉल फॉर्म में है। और जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये कैपिटल टी क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है अफेक्ट ऑफ द स्मॉल टी। ये उन्होंने क्या अज्यूम किया कि कैपिटल टी जो इनका, देखो क्योंकि सबसे बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करूं तो इससे क्या आएंगे, गेमीट्स अलग अलग होंगे, इस पेरेंट से गेमीट्स बनेंगे, इससे क्या बनेगा, कैपिटल टी, इससे कैपिटल टी, इससे क्या, ऐसे गेमीट्स बनेंगे आपके स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। और उन्होंने क्या कहा, जब ये गेमीट्स फ्यूज किए तो क्या हुआ, एक गेमीट यहां से आया, एक गेमीट यहां से आया, और जो गेमीट आपके टॉल वाले से आया उसी की वजह से ये टॉल बन गया प्लांट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जब ये आपके होमोजाइगस, तो उन्होंने दो वर्ड दिए, होमोजाइगस। होमोजाइगस के अंदर में देखा क्या कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, एज वेल एज ये होमोजाइगस रिसेसिव भी हैं। तो होमोजाइगस डोमिनेंट कब होते हैं, जब बोथ द पेयर्स आर सिमिलर। ठीक है, जब आपके दोनों प्लेयर सिमिलर हैं तो आपकी होमोजाइगस डोमिनेंट है। और ये रिसेसिव फॉर्म में कब है, जब ये स्मॉल टी फॉर्म में है। और उन्होंने हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या देखा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कंडीशन ही प्रेजेंट है, मतलब एक कैपिटल ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वही चीज लिखी, द प्रिंसिपल अलील्स आर ऑलवेज मास्क्ड बाय द डोमिनेंट अलील्स। द क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस रिसेसिव एंड अ होमोजाइगस डोमिनेंट shows the dominant phenotype by still having heterozygous genotype in a monohybrid cross when the two organisms within contrasting trait that is visible in F1 generation is known as the dominant। ठीक है, जो आपका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट है उसको हम क्या बुला रहे हैं, डोमिनेंट बुला रहे हैं, जो कि मास्क कर रहा है अगले इफेक्ट को। एक क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, there is a homework question for you guys, तो आप बताएंगे what is this answer, what is an allele, allele क्या होता है, a gene, a protein, RNA और none of the above। फटाफट से एक वीडियो को पॉज करके आंसर करेंगे कमेंट सेगमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जीन कंट्रोल्स, जीन क्या कंट्रोल करता है, फटाफट से आंसर देंगे। आगे बढ़ जाएंगे बच्चों, तो अब हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर में आपका होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन को देखा था। उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपके जीन्स मूव कर रहे हैं या जो फैक्टर्स जो कि आपके कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं, ये हमेशा एक डिप्लॉयड फॉर्म में मूव कर रहे हैं, ये आपके हमेशा पेयर्ड फॉर्म में मूव कर रहे हैं। A character is represented in an organism diploid by at least two factors. The two factors lie on the two homologous chromosomes on the same locus। ठीक है, एक ही लोकस पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपका पेयर्ड फैक्टर का लॉ। आगे बढ़ जाएंगे। There is one more question guys, just go ahead and answer। एंड आपका सेग्रीगेशन को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, और बच्चों अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो इस तरीके से बच्चों आपको इम्बाइब ऐप डाउनलोड करना है। आपको लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट डाउनलोड अवर इम्बाइब ऐप। आप चाहो तो 12th की क्लासेस देख सकते हो, आप चाहो तो अपनी क्या कर सकते हो बच्चों, नीट की, लेट्स सपोज यू आर एमिंग फॉर नीट एग्जाम, लेट्स सपोज बिकॉज हम बायोलॉजी की बात करें तो हम नीट की बात तो जरूर करेंगे। तो आपको इस तरीके से मेडिकल पे जाना है। ठीक है, यू हैव टू गो ऑन द मेडिकल सेगमेंट। जब आप मेडिकल सेगमेंट में जाएंगे, नेक्स्ट कर लेना, नीट पे क्लिक कर लेना और नेक्स्ट कर लेना, और यहां पे आपको क्या मिल जाएंगे बच्चों, सारी नीट की क्लास। जितने बच्चे जेई हैं, जेई वाले हैं तो जेई की क्लास देख सकते हैं, जितने बच्चे बोर्ड वाले हैं तो आप अपनी इस तरीके से बोर्ड की क्लासेस भी देख सकते हैं। तो आप देख लोगे यहाँ पे आपकी काजल मैम है, मैं हूं, गिरीश सर हैं, तुषार सर हैं, शुभम सर हैं, सब अवेलेबल होते हैं आपकी क्लासेस लेने के लिए। ठीक है, एवरी टीचर इज अवेलेबल फॉर यू गाइस, सो दैट आप क्या कर सको, ज्वाइन करके उनसे पढ़ाई कर सको। तो देख सकते हो बच्चों, इधर कल काजल मैम की क्लास हुई है, मेरी क्लास हुई है, सबकी क्लास होती रहती है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ज्वाइन करना होता है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू गो अहेड एंड रजिस्टर फॉर आवर क्लासेस। ठीक है, तो चलेंगे बच्चों। और हाँ,
अगर आपको नीट की तैयारी करनी है बच्चों, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर मेडिकल एग्जाम, ठीक है, अगर आपको मेडिकल एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको एक चीज करना है, वो क्या करना है बच्चों, हमारा टेलीग्राम चैनल है इम्बाइब अचीव नीट, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ज्वाइन टू अवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेगमेंट में जरूर जरूर आप सभी लोग बताएंगे, जस्ट हिट द लाइक बटन, एंड जल्द ही मिलते हैं इसके अगले लेक्चर के साथ। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, कमेंट जरूर जरूर करना है। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान, अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.